नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो हम देवगुरु बृहस्पति पे करेंगे। और बृहस्पति ना केवल मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट है, मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट कहा गया, मतलब सबसे शुभ ग्रह माना गया है। वैसे तो सारे ग्रह अच्छा भी फल दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हर एक के साथ है, लेकिन इनको माना गया कि ये तो हर तरह से आपके भले के लिए ही है। और हमारे गुरु जी श्री के राव सर कहते हैं कि गुरु तब मिलता है जब आप गुरु के मिलने के योग्य बन जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि मुझे गुरु चाहिए तो मैं गुरु मिल जाए। जब आपके अंदर वो डिजायर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी और जब आपको आप डिजर्व करोगे गुरु का सानिध्य, तो गुरु अपने आप आपसे मिलेंगे और फिर अब वो आपको आपको जो भी आगे गाइड करना है वो कराएंगे, है ना। और गुरु, ये माना जाता है कुंडली में जहां जुपिटर देखेगा, जिस भी घर को देखेगा, जिस भी राशि को, जिस भी प्लैनेट को, उस पर अमृत की बूंदें छिड़क देते हैं, ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में। ये बात अलग है, नीच का है या बहुत एक्सॉल्टेड है या फ्रेंडली है ना, उस हिसाब से वो फल मिलेगा, लेकिन स्टिल थोड़ा सा वो सेफ गार्ड कर देते हैं, है ना। नीच का ग्रह या दुर्बल ग्रह भी जुपिटर है, तब भी वो जहां देखेंगे ना तो वो थोड़ा सा उसको अच्छा कर देंगे, एटलीस्ट किसी ना किसी टर्म में तो अच्छा करेंगे। तो अब हम आज डिटेल में देखते हैं जुपिटर के सिग्निफिकेशन कुंडली में, कैसे कैसे आपको देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब पहले तो एस्ट्रोनॉमिकल बात करते हैं, फिजिकल सेंस में जुपिटर जो है ग्रह है, मतलब जो प्लैनेट है जुपिटर। पहली बात, जो हमारा सौर मंडल है उसमें ये पांचवा प्लेनेट है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति पांचवें नंबर पे ये आता है। सूर्य के सूर्य और बृहस्पति के बीच में चार अन्य ग्रह आ रहे हैं। ठीक है। तो वो तो अलग है, बाकी चंद्रमा को भी ग्रह ग्रह माना गया, तो चंद्रमा भी उसमें ऐड हो गया। अब ये सबसे बड़ा है। अब ये याद रखो, इससे इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट जानना जरूरी है कि आप समझो कि कैसे जुपिटर हमें बचाता है, क्यों अमृत बोला गया उसको। क्योंकि सबसे बड़ा प्लेनेट है। इनफैक्ट सारे ग्रहों का जो वजन है ना, एक तरफ कर दो और बृहस्पति को एक तरफ कर दो, तो 2.5 गुना वजन आएगा बृहस्पति का। 2.2.5 टाइम मोर है। इतना बड़ा है, तो सोचो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा होगा। और अगर सूर्य और बृहस्पति को अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि सूर्य तो बहुत ही बड़ा है, हम ग्रह तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, लेकिन उसका 1000 भाग है सूर्य का बृहस्पति, है ना। तो ये समझो, इससे हमारी पृथ्वी से 11 11 गुना इसका डायामीटर है ना। और सूर्य से 1/10। तो इतनी सारी चीजें जानने से मतलब है कि सूर्य एक बड़ा प्लेनेट है। और बड़े प्लेनेट जब मूव करते हैं ना सोलर सिस्टम में, जैसे अभी आपको आपने देखा होगा, मैंने अतिचारी बृहस्पति पे एक वीडियो किया है, अभी 14 मई को बृहस्पति अतिचारी हो गए हैं। मतलब उनका जो मोशन है बृहस्पति का, वो थोड़ा तेज हो गया है, मतलब वो बहुत जल्दी मूव करेंगे राशियां। वैसे आइडियली एक राशि 11 से 12 महीने में पूरा करते हैं, चक्र पूरा एक साल में एक राशि, है ना। और ऐसे 12 राशियों में 12 राशियां कवर करके फिर कुंभ भी इसीलिए होता है, क्योंकि 12 साल बाद जब बृहस्पति आते हैं कुंभ राशि में, सिंह राशि में, तो वो अलग अलग जगह कुंभ होता है। लेकिन अभी जब अतिचारी हैं, मिथुन में प्रवेश किया है बृहस्पति ने, और अब वो 5 महीने में मिथुन राशि कवर कर लेंगे और कर्क में आ जाएंगे। 14 मई को आए हैं और 18 अक्टूबर को कर्क में आ जाएंगे। सोचो आप, 5 महीने में ही आ रहे हैं, है ना। और फिर कर्क में कुछ समय रहेंगे, उसके बाद फिर से मिथुन में आ जाएंगे वक्री होके। तो ये जो मोशन होता है, जब बृहस्पति या कोई भी ग्रह बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलता है और जल्दी जल्दी वापिस आता है रेट्रोग्रेड होके, तो उसको अतिचारी मोशन कहा जाता है। तो इस समय बृहस्पति अतिचारी है। आपने नोट किया 14 मई के बाद से अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपने सुना है वृंदावन कॉरिडोर का इशू सामने आ गया फिर से। वृंदावन नहीं कॉरिडोर के मैम। बारे में सुना है न्यूज? लेटेस्ट न्यूज ये है कि जैसे काशी कॉरिडोर बना है, वैसे वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, वो उसके पास आसपास जितनी भी दुकानें हैं, 5 गलियां हैं और खूब सारी दुकानें और मकान है उसमें, उन सबको हटा दिया जाएगा। 2.5 किलोमीटर तक का एरिया क्लीन कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सारा एनक्रोच करेगी उस जमीन को और उनको कंपनसेशन देगी। और जो गोस्वामी लोग जो संभालते हैं बांके बिहारी मंदिर जी का प्रबंधन, जो गोस्वामियों के परिवार हैं, उन सब ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करी है, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, हमारा खानदानी है, कई पीढ़ियों से हम कर रहे हैं। और अगर आप कॉरिडोर बना दोगे तो वृंदावन का जो जो एक प्राचीनता है वो खत्म हो जाएगी, है ना। ये सब विवाद आए हैं, ये क्यों आए हैं अभी?
एक तो इसलिए कि मंगल ने भी अभी कल रात को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ गए मंगल, और उधर से बृहस्पति अतिचारी है ना। तो ये ग्रहों का जो मूवमेंट है, ये हमारी लाइफ में जो जो एक ग्रुप में जो कोई भी इवेंट होता है ना, उसको दिखाता है। तो इसीलिए बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति की दशा, बृहस्पति के बारे में किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में भी, और किसी भी समाज में भी, किसी देश में भी, उसके मोशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है। अब बृहस्पति के बारे में हमारे जो शास्त्र हैं, सबसे पहले बृहस्पति का वर्णन कहाँ पे आया है? ऋग्वेद में आया है। ठीक है। ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ माना गया, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज ने भी इस बात को एक्सेप्ट करा है। ठीक है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक, है ना। तो यहाँ पे बृहस्पति के बारे में बताया गया है। और आपको पता है बृहस्पति की एक संहिता भी बताई गई है। अब भारत में तो बहुत सारे, जब मुगल और मुगलों से पहले जो इस्लामिक रूलर्स आए, उन्होंने बहुत सारे हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथों को जला दिया। नालंदा और तक्षशिला की कई लाइब्रेरीज को तो ऐसे जलाया कि 6-6 महीने तक वो जलती रही। तो वहां पे जो हमारे जो बृहस्पति संबंधित ग्रंथ थे, वो सारे जल गए। तो जो नॉलेज थी उसके बारे में, वो हमें बहुत कम हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन स्टिल जो भी अवेलेबल है, वो भी हमारे पास किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन करने में बहुत हमें योगदान दे रही है। ठीक है। तो अब बृहस्पति में अगर हम एज ए फिजिकल बॉडी देखें, तो उसके अंदर गैसेस हैं, जैसे हमारे सूर्य के अंदर गैसेस हैं, है ना, हीलियम है। वैसे ही बृहस्पति में भी हाइड्रोजन और हीलियम है। 76% हाइड्रोजन है और 24% हीलियम है। ये गैसेस जो है, ये जब हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई भी, अगर कोई बाहर से कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या कोई मेटेरॉइड या कोई धूमकेतु अगर आने लगता है, जिससे हमारी पृथ्वी को नष्ट हो सकता है, तो आपको पता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जुपिटर का, वो उसे अपनी तरफ सक कर लेता है और हमें बचाता है। तो बृहस्पति तो पृथ्वी को हमेशा से ही बचाते हैं, पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों को। तो इनको हमेशा से इसीलिए बहुत अच्छा माना गया है। हमारे ग्रंथों में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं ग्रहों को लेके, और वो स्टोरीज बेसिकली इसलिए बताई गई है कि उससे आप समझ सके इसके सिग्निफिकेशंस कैसे हैं। जैसे शनि के अंदर गैसेस का है बुंडन, वैसे हीलियम जो गैस है उसका 80% जो कि सूर्य का बनता है, वैसे ही बृहस्पति में भी है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आप सोचोगे भारत में मंदिर होते, गुरुवायुर मंदिर है। गुरु वायुर मंदिर मतलब वायु से जोड़ा गया है गुरु ग्रह को। ठीक है। भारत में साउथ में है। राव सर हमें लेके गए थे जब उनके छोटे भाई के छोटे बेटे के का विवाह था, है ना, छोटे वाले बेटे का। तब हम लोग पूरा ग्रुप गया था, तब हम गुरुवायूर मंदिर भी गए थे और पद्मनाभन टेम्पल भी गए थे। जिस साल पद्मनाभन टेम्पल में बहुत बड़ा खजाना मिला था ना, जिससे अब वो भारत का सबसे रिचेस्ट, दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर बन गया है, उसी साल हम लोग गए थे। और हम लोगों ने वहां बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच पाठ किया था, पद्मनाभन टेम्पल में भी और गुरुवायूर टेम्पल में भी। और उसके विद इन 2 वीक्स आई थिंक वो खजाना मिल गया था। तो राव सर मजाक में कहते थे कि कैसे तुम लोग भक्त हो कि तुमने भगवान के खजाने को निकलवा दिया, है ना। तो आप लोग भी अगर हो सके तो गुरुवायूर मंदिर जरूर जाइएगा, पद्मनाभन टेम्पल जाइएगा, और आपको वहां जाके पता चलेगा कि गुरु ग्रह का वहां पे कैसे पूजा की जाती है। और ऑब्वियसली भगवान कृष्ण की, विष्णु जी की तो है ही। तो ये सारा छोटा मोटा मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है। अब देखिए पृथ्वी का एक चंद्रमा, एक उपग्रह है। तो आप ये सोचो, इसके जो उपग्रह 95 मून है चंद्र बृहस्पति के, बृहस्पति के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उसके चंद्रमा वो 95 हैं, जिसमें से 4 तो बहुत बड़े बड़े चंद्रमा हैं, बस हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं इनफैक्ट वो। तो अब मुझे हमें नहीं पता वहां जीवन है नहीं है, अभी तो नासा और दूसरे जो इसरो है या और दूसरी कंट्रीज के साइंटिस्ट भेजेंगे रॉकेट्स वगैरह। लेकिन हमें एस्ट्रोलॉजिकली जब हम ग्रह के बारे में बात करते हैं कि बृहस्पति ग्रह क्या है, तो बृहस्पति ग्रह मतलब उसके संबंधित कुछ सिग्निफिकेशंस हैं। अब प्लैनेट और ग्रह को बराबर मत मानो। राव सर भी ये बोलते हैं प्लैनेट प्लैनेट है, फिजिकल टर्म में आपको जुपिटर दिख रहा है, लेकिन ग्रह वो प्लैनेट या वो ग्रह है जो ग्रैब करता है, जो ग्रहण करता है हमें हमारे कर्मों के अनुसार। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल किस रूप में हमें मिलेगा, यह भी दर्शाएगी। ठीक है। कुंडली में जब भी हमें कोई इवेंट प्रिडिक्शन करना होता है, तो 2 ग्रहों का मेन माना जाता है सबसे ज्यादा, जो कि है शनि। शनि को काल का प्रतीक है शनि, और बृहस्पति जीव का कारक ग्रह है।
ठीक है। तो काल और जीव, ये दो 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 लोग, दो को मिला के ही हमारा जो भी इवेंट कहते हैं कि किसी की एक कुंडली में योग हो, किसी की कुंडली में दशा भी हो, लेकिन साथ में अगर बृहस्पति और शनि की स्वीकृति नहीं मिलेगी गोचर में, ट्रांजिट में, तो वो इवेंट नहीं होता। ठीक है। तो ये दोनों ग्रहों का गोचर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अतिचारी इस समय बृहस्पति है, तो ये गोचर में अतिचारी है। है ना। आपकी कुंडली में वो कौन से ग्रह को घर घर में विजिट कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, वो लगन से समय पता चल जाएगा। अब जो बृहस्पति संहिता है उसमें 2400 श्लोक हैं, जो कि अयंगार ब्राह्मण जो होते हैं ना, उन्होंने इसको इकट्ठा करके रखा है, और उसमें हमारी बहुत सारी नॉलेज की चीजें हैं। तो ये मैंने आपके एक छोटा सा एक नक्शा मैंने आपको यहाँ दिखाया है। दिख रहा है आपको ये नक्शा भारत यस का? मैम। है ना। अब इसमें देखो, आप यहाँ देखो, ये मैंने बहुत हजारों साल पहले जो भारत का जो नक्शा था ना, उसमें भारत एक ये था, मतलब उसको 16 जनपद माने जाते थे। जैसे आजकल भारत में स्टेट्स हैं, है ना, और कैपिटल्स हैं, उनके अलग अलग हैं। तो उस समय भारत को ना ऐसे बांटा हुआ था। और ये जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये विश्वामित्र आश्रम मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ पे ये परशुराम क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा जो है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, ये परशुराम क्षेत्र है। और यहाँ दंडिकारण्य है, कुमार रूपा, कान्य कुमुदी, वशिष्ठ आश्रम, कैलाश, है ना। तो ये सारे जो हैं, अयोध्या यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। तो अब इतने हजारों सालों में तो बहुत चेंजेस आ गए, लेकिन इन सभी जगहों को जो मैंने दिखाया, वहां कोई ना कोई गुरु हुए हैं। जैसे ये वशिष्ठ आश्रम, तो अब ये गुरु जो समझो, हमारे जो गुरु हैं, ठीक है, एक तो आपके इंडिविजुअल गुरु होंगे जिससे आप दीक्षा लेते हो, मंत्र दीक्षा, या आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो भी गुरु हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइन बॉडीज हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और उनके नाम मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करे हैं। अथर्वा, भृगु, वशिष्ठ, मनु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, मारीची, पुलह, दक्ष और नारद, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। है ना। मेन चार सनकादिक पुत्र भी हैं अलग से। तो इतने सारे ये जो पुत्र हैं, इनकी आगे लीनियज चली है आगे, है ना, सारे वंश चले हैं। भगवान राम हुए, है ना, सूर्य वंश में भगवान राम हुए, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण हुए। लेकिन ये सारे गुरु जो हैं, ये डिवाइन फॉर्म में हमें देख रहे हैं। जब आप ज्योतिष सीखते हो, जब आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष संबंधित प्रिडिक्शंस करते हैं, है ना, तो हमें ना केवल अपने गुरु का आदर करके उन्हें याद करना चाहिए, हमें सभी गुरुओं, जो भी ये डिवाइन ऋषि हैं, विशिष्ट जी, जैसे विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र दिया, है ना, ऐसे और भृगु भृगु संहिता है ज्योतिष, है ना, ऐसे और सारे। तो ये सारे गुरुओं का भी आपको एक बार स्मरण करना चाहिए, और ये आपको ब्लेस करेंगे। ये आपको ज्योतिष में आपकी ज्योतिष नाड़ी भी खुल जाएगी एक दिन, जब आप इनके प्रति आदर रखोगे। और ऑब्वियसली आपके माता पिता तो पहले गुरु हैं ही, उनके प्रति आदर। तो गुरु गुरु का ज्ञान, ज्ञान तो देखिए, नॉलेज अवेलेबल है आजकल, तो गूगल पे सब कुछ डाल दिया, सब कुछ अपलोड हो जाती चीजें, बड़े बड़े ग्रंथ, ऋग्वेद, सब अपडेट अपलोडेड है। लेकिन क्या वो ज्ञान पढ़ के आप सीख पाओगे? उसके लिए गुरु का आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो अब ये सारा मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, और भी गुरु के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आप पढ़िएगा। अब हम प्योरली हमारे हैं, हमारी ज्योतिष में, कुंडली में गुरु ग्रह क्या दिखाएगा। ठीक है। तो गुरु हमारे पर्सनैलिटी, अगर हम गुरु की शास्त्रों में देखें तो उनको अंगिरा का पुत्र बताया गया। ठीक है। अंगिरा पुत्र है, ऋषि अंगिरा, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है। बृहस्पति, और पता है आपको, बृहस्पति के पुत्र केसरी है, और उनके पुत्र फिर वो हैं हनुमान जी। तो देखा जाए तो ये हनुमान जी के दादाजी हो गए, है ना। तो ये भी समझिए आप कि कैसे लीनियज चल रही है, और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। तो बेसिकली जिसकी कुंडली में जुपिटर लग्नेश बनेगा, गुरु की दो 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 गुरु की वो है, राशियां हैं दो, धनु राशि और मीन राशि, है ना। धनु और मीन राशि, ये देखिए, धनु का फायरी साइड, और मीन हमारा वाटरी साइन। अब इन दोनों राशियों का जब भी लग्नेश आएगा, तो ऐसा व्यक्ति का कैसा होगा, क्योंकि मैंने बताया गुरु बहुत बड़ा ग्रह है। तो आप समझो, ऐसा व्यक्ति का डील डॉल जो होगा, हाइट जो होगी, वो बड़ा होगा। इनफैक्ट वो चौड़ा भी होगा। वो मोटा नहीं होगा, मोटा नहीं कह रहे हम, वो चौड़ा, हैंडसम भी कह लो, और साथ में वो अट्रैक्टिव बॉडी होगी उसकी। ठीक है। बिग बॉडी होगी।
पतला नहीं होगा, पतला दुबला कभी नहीं होगा जुपिटर बेस जो जिसका लगना होगा। और उसके बाल, उसकी आंखें एक हल्का सा येलोइश लिए हुए होगा। आंखें तो ये वाइटिश होंगी थोड़ी सी, और येलोइश कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि जब जुपिटर को जिस रंग से जोड़ा गया है, ज्ञान का जो रंग माना गया, वो येलो माना गया, गोल्डन, गोल्डन येलो या येलो। ठीक है, भगवान कृष्ण जो वस्त्र पहनते हैं वो पीतांबर पहनते हैं, है ना, पीले रंग का, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक है ना। एकादशी हो या भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं, जनरली येलो रंग को हमेशा अच्छे शुभ के साथ जोड़ा गया है, पूजा के साथ जोड़ा गया है। और ऑब्वियसली ज्ञान के जुपिटर का कलर भी येलो है। तो ये इस तरह का पर्सनैलिटी होगी, एक पर्टिकुलर फिजिकल फिट, टॉल, हैंडसम, और साथ में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक ग्लो, जो कहते हैं ना ओज होता है, किसी किसी के फेस पे ओज होता है, ओजस्वी होते हैं ये लोग, चाहे वो खाएंगे पिएंगे भी नहीं, तब भी वो एक एक अलग सा ऑरा होता है उनका। वो सारा ऑरा, ये सारी चीजें उन लोगों की होती है जिन लोगों का ज्ञान स्ट्रांग है अंदर से, वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत लोगों का भला चाहते हैं। अगर वो गुस्सा भी करेंगे ना किसी पे, जुपिटर बेस्ड पर्सन जो होगा वो उसके भले के लिए ही गुस्सा करेंगे, उसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं होगा। जुपिटर सबसे सात्विक प्लेनेट है, जैसे सूर्य और चंद्रमा को सात्विक बताया है क्योंकि वो माँ और पिता है, वैसे ही गुरु जो है वो आपका हमेशा भला जाएगा। ठीक है। और ये स्कॉलर, पढ़ने लिखने वाला, जो उसको बुक लवर होगा, जुपिटर बेस्ड पर्सन बुक लवर होगा। आप ये देखो, किसी किसी के घर में जाओ, एक किताब नहीं मिलेगी आपको। मेरे कुछ रिलेटिव हैं, मैं उनके घर जाती हूँ, मतलब ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, बट घर में एक किताब नहीं होगी, इवन पेपर भी नहीं आता होगा, न्यूज़पेपर तक नहीं आता होगा। तो इससे समझ में आता है इन लोगों का जुपिटर कैसा है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ तो किताबें किस कोई रखता है, बुक लेवर, क्योंकि जुपिटर ही आपको बुक लेवर बनाता है। मरकरी ठीक है, मरकरी एजुकेशन और वो सब है, लेकिन ज्ञान का उपासक हो जो, है ना, और जिसने शास्त्र पढ़े हो, जुपिटर बेस्ड पर्सन जिसका धनु या मीन का होगा, उसको इंटरेस्ट भी होगा। और शास्त्रों में चाहे आपके पुराण आ जाए, 18 पुराण आ जाएंगे, 4 वेद आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, संहिताएं आ जाएंगी, है ना, हर तरह के ज्ञान से संबंधित। अब ये मैंने आपको बताया जब जुपिटर का लगन हो और उसमें कोई पाप ग्रह ना बैठा हो, है ना, और जुपिटर ठीक ठाक बैठा हो या लगन लगन में ही बैठा हो। जुपिटर लगन में ही दिग्बली भी होते हैं, जैसे बुध दिग्बली होते हैं लगन में, वैसे बृहस्पति भी दिग्बली होते हैं लगन में। यानी लगन क्या होता है, पूरब दिशा में जो राशि होती है, पूरब दिशा को ज्ञान से जोड़ा गया है, भगवान ईस्ट, ईशान कोण माना गया नॉर्थ ईस्ट को, है ना। तो धर्म, पूजा, ईशान, ज्ञान, ये सब चीजों को पूरब दिशा में ये बलि हो जाएगा, इसलिए बृहस्पति तो हमेशा याद रखें, लगन का बृहस्पति कहते हैं 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है। वैसे ये बात लिटरली बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने रिसर्च करी है, जुपिटर उच्च का लगन में बैठा हो तब भी मृत्यु हो जाती है, अगर अगर आपकी आयु नहीं है। लेकिन वो दोषों का तो नाश करता है, अगर वो जी जाए बच्चा, तो उसके जितने भी और कुंडली में नेगेटिव योग है ना, उसको वो खत्म कर देगा। तो खैर, वो अलग चीज है कि हम सारी कुंडलियों को टोटलिटी में देखेंगे, लेकिन स्टिल इसको बहुत अच्छा माना गया अगर लगन में बृहस्पति हो तो। अब किस तरह की मैम। रिलेशनशिप। हाँ बोलो। मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप एक क्वेश्चन बोल रहे थे, ये मंगल के जैसे मैं बोला दादाजी हुए, हनुमान जी के दादा हुए, तो आपने हम्म। कहा था जो जुपिटर की कुंडली होगी उसमें मंगल कुछ बोल रहे थे, वो इनकम्प्लीट रह गई बात। हाँ, वो मंगल पे जब भी दृष्टि आएगी ना जुपिटर की, कहीं पे भी बैठा हो कुंडली के किसी भी घर में, तो वो उसकी जो नेगेटिविटी है मंगल की, उसको क्लीन कर देता है, और उसकी अच्छाई अच्छाई छोड़ देगा, मतलब उसका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, उसका सब, मतलब उसकी उसका एग्रेशन को कंट्रोल कर देगा जुपिटर। ये बोला था मैंने। मैम, जी अगर लगन में जुपिटर हो तो अल्पायु होते हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला लगन में जुपिटर हो तो वो 1.25 लाख दोषों का नाश करता है। लेकिन मैंने ऐसी कुंडली भी देखी है जहां पे उच्च का बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि का लगन था, लगन में बृहस्पति बैठा था, लेकिन उस बच्चे की डेथ हो गई थी, 1 हफ्ते में डेथ हो गई थी।
तो वो बात अलग है कि वहां पे वो बालारिश का भी कॉम्बिनेशन है और वो अल्पायु बच्चा है ना। बालारिश मतलब कि 12 साल से पहले डेथ हो सकती है, और साथ में अल्पायु है। अल्पायु तो 33-35 तक ही रखा जाता है। तो वो अलग है कि वो एक है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ आपको ये बताने का है कि शास्त्रों में कुछ चीजें बहुत ज्यादा उससे बोली गई है कि बहुत अच्छा है, लगन का बृहस्पति है, उच्च का है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनका उच्च का बृहस्पति है, लेकिन वो इतने दुष्ट है, वो वो सुधरते ही नहीं है। क्योंकि वहां पे सिर्फ एक लगन के बृहस्पति या उच्च का बृहस्पति कहीं बैठा नहीं देखना, आपको ये भी देखना कि कौन सा ग्रह उसको देख रहा है। सपोज मान लो मंगल देख रहा है उसे, या शनि देख रहा है उस बृहस्पति को, तो उसकी जो प्योरिटी थी बृहस्पति की, वो तो खराब ही हो गई ना, खत्म ही हो गई, चाहे वो उच्च का भी था। और इवन गुरु चंडाल योग जो बनता है, गुरु चंडाल योग कैसे बनता है, जब राहु या केतु की युति होती है बृहस्पति के साथ, तो ऐसा व्यक्ति तो पाखंडी होता है वो, है ना। वो तो हिपोक्रेट कहते हैं उसको। ऐसे लोग ऊपर से दिखाते बहुत अच्छे हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुष्ट होते हैं, वो दूसरों को तंग करते हैं। क्योंकि ऐसा गुरु पीड़ित हो गया, फिर वो राहु केतु या मंगल शनि द्वारा वो पीड़ित हो गया, तो फिर वो उच्च का भी हो तब भी वो उतना फल नहीं दे पाएगा। ठीक है। ये बात अलग है कि उसके घर में उसका बड़ा भाई होगा, वो अच्छा होगा, ये सब चीजें हैं कि उसे पैसा इज्जत नाम मिलेगा, लेकिन अंदर से वो उतना सात्विक नहीं रह जाएगा। तो आपको हमेशा कुंडली को टोटलिटी में देखना है। मैंने आपको जुपिटर की पर्सनैलिटी के बारे में बताया, जुपिटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, गुरु का आशीर्वाद कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बताया, समझाया। और जो गुरु का क्या आपके जीवन में योगदान हो सकता है, वो अब हम और सारी चीजों से अब हम देखेंगे। ठीक है, एक तो पर्सनैलिटी हो गई, अगर अब लगन का अब जुपिटर जैसे की आपने दशा। बताया ना मैम कि जो मैम जैसे आपने बताया जुपिटर लगन का, जैसे मेरा जुपिटर लगन है, तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ और लोगों के भले के लिए करती हूँ। और किताबें मेरे पास इतनी ज्यादा है कि एक लाइन के लिए मैंने एक किताब खरीदी हुई है उस पर्टिकुलर टॉपिक की। हम्म। तो वो बुक लवर हो, इसका मतलब जुपिटर स्ट्रांग है ना। और जुपिटर कारक है संतान का भी, जुपिटर कारक है ज्ञान का भी। और हमें अगर कुंडली में देखना हो ना किसी को कि कितना ज्ञानी बनेगा, या कितना मंत्र तंत्र में, कितनी किसी भी चीज में, जो भी ऑक्युल्ट साइंसेज है, उसके लिए जुपिटर का स्ट्रांग होना जरूरी है। और अगर आपको फैमिली एक्सपेंशन करनी है, लाइक मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपको एक फैमिली पर्सन बनना है, तो भी आपको जुपिटर स्ट्रांग चाहिए। बच्चे पैदा करना आज की डेट में तो बहुत आसान नहीं रहेगा। मैं भी आपकी क्लास से और राउटर वाले पार्ट से पहले जस्ट पढ़ रही थी। जापान में इस समय 12.5 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है। और और बहुत सारी कंट्रीज है, बुल्गारिया है, साउथ कोरिया है, ऐसी ऐसी कंट्रीज है। इवन आपको पता है अमेरिका में तो 20 करोड़ चलो है लोग, कनाडा में 4 करोड़, सिर्फ 4 करोड़ पॉपुलेशन। आप सोचो, ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां लोग हैं ही नहीं, बच्चे पैदा करते ही नहीं है, लोग शादियां करते ही नहीं है, और ना शादी कर लेंगे तो भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो अब उन लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो आर्टिफिशियल वर्म्स बनाए जिसमें बच्चे वो आईवीएफ के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं अभी आपके क्लास से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले वो पढ़ रही थी कि एक एक कंपनी है जो ऐसे लैब्स बनाए हैं जहां जो वॉर्म होता है ना, जैसे स्त्री का गर्भ होता है, वैसे आर्टिफिशियल वॉर्म्स बनाए। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगी, मैंने वीडियो भी उसका सेव करा है। तो उसमें वो बच्चे वहां उसमें पैदा करके उसी में डेवलप हो रहे हैं आर्टिफिशियली बाहर लैब में। और ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंट्रीज में लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे, तो उन लोगों को लोग चाहिए, अपनी धरती के अपने अपने जीन्स वाले लोग चाहिए। और इसलिए आगे आने वाले टाइम में बताओ, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का जमाना आ गया है, लेकिन मुझे लगता है इंसान भी बनने लग जाएंगे इस तरीके से। तो अब पता नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये चीज इसलिए आपको बतानी है कि अगर वो बनना भी है ना वो चीज, तो ज्ञान तो चाहिए ना, नॉलेज तो चाहिए ना उसकी। आप लोगों ने कौरवों की कहानी सुनी है, कौरव कैसे पैदा हुए थे, 100 कौरव? नहीं मैम नहीं। देखो, देखिए जो गांधारी थी, गांधारी ने तो आंखों में पट्टी बांध ली थी, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की पत्नी, है ना। और इधर पांडव पांडव पैदा हो रहे थे, मतलब युधिष्ठिर आने वाले थे। तो जो उसका जो बच्चा हुआ ना गांधारी को, वो एक मांस का टुकड़ा पैदा हुआ था। एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा, मतलब जैसे 4 किलो 5 किलो का बच्चा, 4 किलो का बच्चा, तो वो 4 किलो का मांस का टुकड़ा, उसका नाक मुंह आंख कुछ नहीं था। मतलब एक एक ऐसा पैदा पिंड पिंड पैदा हुआ मांस का लोथड़ा सा। तो वहां पे जब उस समय जो ऋषि थे,
उन्होंने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको इतनी नॉलेज थी गुरुओं को उस समय भी, कि उन्होंने उस माँ के लोथड़े को 100 भागों में बांटा, और उनको अलग अलग आर्टिफिशियल वॉर्म, जो आज हम लोग 2025 में या 2020 में सबसे देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल वॉर्म बनाए हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल वॉर्म बनाए, और उन 100 बच्चों को 9 महीने तक अलग से वो किया गया, और फिर उनमें से 100 बच्चे पैदा हुए। आप क्या सोचते हो कि गांधारी ने 100 बार डिलीवरी करी? अपने शरीर से उसने 100 बच्चे पैदा किए? नहीं, एक ही बच्चा पैदा हुआ था जो कि ऐसा था, और उसमें से 100 बनाए गए बच्चे, और वो 100 बच्चे पैदा हुए, और शायद एक लड़की एक बहन भी पैदा हुई थी, वो बाद में हुई थी अलग से। तो आप ये समझो कि ये जो टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक जो थी, वो उस जमाने में महाभारत काल में भी थी, और आज फिर से डेवलप हो रही है फॉरेन कंट्रीज में। आर्टिफिशियल वॉर्म बनने लगे हैं। मैं तो वो देख के आपको मैं शेयर करूंगी, आप वीडियो देखिए। तो मुझे लगता है यही टेक्निक रही होगी उस समय, जो इतने सारे कौरव पैदा हुए। तो खैर, इन इन एनी केस गुरु की कृपा तो चाहिए, अगर बच्चे पैदा भी करने हैं, चाहे आर्टिफिशियली चाहे नेचुरली, है ना, तो संतान के लिए गुरु को देखा जाता है। भारत में तो देखिए, विवाह, लोग विवाह जो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो विवाह सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं कि उन्हें फिजिकली एक रिलेशनशिप चाहिए। उन्हें संतान संतान को भी वो करना है, बनाना बनाना है, अपनी फैमिली को बड़ा करना है। तो उसके लिए जब हम कुंडली मैचिंग करते हैं, तब लड़का लड़की की कुंडली में जुपिटर को भी मिलाया जाता है, चेक किया जाता है। सिर्फ अष्टकोण मिलान नहीं होता जिसमें सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र और राशि से मिलाना जाता है, सारे ग्रहों का मिलान चाहिए, और स्पेसिफिकली जुपिटर को तो जरूर देखा जाता है। क्योंकि कल को जब पति पत्नी शादी करके वो बच्चे के लिए प्लानिंग करेंगे और बच्चा ही नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है फिर वो तलाक हो जाए, और फिर दूसरा विवाह लड़के को करना पड़े या लड़की को करना पड़े, कि उसको माँ बनना है और उसको पिता बनना है ना। या फिर आजकल तो लोग आईवीएफ यूज कर रहे हैं, सरोगेसी यूज कर रहे हैं, है ना, एडॉप्शन भी कुछ लोग ले रहे हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज में एडॉप्शन और सरोगेसी को या आईवीएफ चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं नेचुरल से होगा तो वो हमारा बच्चा होगा, नहीं तो वो दूसरे का उसमें अंश आ गया, है ना। सरोगेसी में तो जो माँ प्रेगनेंसी संभाल रही है, उसका उसके थॉट्स और विचार आ जाएंगे उस बच्चे में, जिसको वो अपने गर्भ में रख रही 9 महीने। एडॉप्शन में तो वो बच्चा होगा ही किसी और का, उसके स्पर्म्स और एग्स जो होंगे वो भी अलग किसी के होंगे। और ऑब्वियसली एडॉप्शन के अतिरिक्त भी अगर कोई सोचे कि आईवीएफ करना है, तो उसमें भी कई बार होता है कि मदर का एग्स ले लिए और फादर का स्पर्म्स नहीं बन रहा था, तो वो फिर डोनर से लिया उन्होंने। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब हमें दिखा रही हैं कि अल्टीमेटली गुरु की कृपा तो आपको चाहिए, चाहे आपको मेटेरियलिस्टिक टर्म में आगे बढ़ना हो लाइफ में, चाहे आपको ज्ञान के स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना हो। और इसीलिए गुरु जो ग्रह है वो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को मानते हैं। और इसीलिए जो गुरु चाहता है, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे ज्ञानी बनूं या नॉलेजेबल बनूं, उसको अर्ली मॉर्निंग उठ के मंत्र पाठ द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि गुरु एक ट्रेडिशनल प्लैनेट है, वो आपको सिंपल पूजा या सिंपल मेडिटेशन या सिंपल कोई अवधि भाषा या किसी और भाषा में मंत्र करके वो प्रसन्न नहीं होते। उसके लिए मंत्रों के द्वारा ही पूजा करनी पड़ेगी। रिचुअल ट्रेडिशंस को ये शो करते हैं, उसको ये पसंद करते हैं। और जिसको अपना जुपिटर अच्छा करना, उसको कम से कम किसी एक मंत्र का 108 बार पाठ जरूर करना चाहिए। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप शिव का मंत्र लेते हैं या विष्णु जी का लेते हैं या गुरु का ही मंत्र लेते हैं, वो आपका गुरु भी आपको दे सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको अपने को नॉलेजेबल बनाना है, तो या तो फिर विष्णु तथा नारायण कवच का ही पाठ करो, क्योंकि वो संस्कृत में है। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना कोई मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया हो, नहीं तो गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों में तो गायत्री मंत्र किया जाता है जनरली। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। नाउ गुरु किसको दिखाते मैम, हैं? हाँ बोलो। मैम ऐसा भी कहते हैं कि कलयुग में गुरु, मतलब गुरु उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होता एज कम्पेयर टू राहु केतु। देखो, गुरु का मतलब पहली बात तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि जब आप डिजर्व करोगे, तब आपको सही गुरु मिलेंगे। पाखंडी लोग आजकल बड़े सारे आ गए जो अपने को गुरु कहते हैं, लेकिन वो गुरु है नहीं। तो गुरु, असली गुरु कौन होता है? नहीं मतलब कलयुग में जिनका गुरु अच्छा अच्छा रहता है वो लोग ज्यादा, मतलब वो लोग उतने खुश नहीं रहते एज कम्पेयर टू जिनका राहु ज्यादा अच्छा रहता है या केतु ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, कलयुग में। मैं ये बोल रही हूँ मैम,
कलयुग में कहते हैं कि जिसका गुरु ज्यादा अच्छा होता है, मतलब वो जरूरी नहीं कि मतलब वो बहुत खुश रहे या उनको सब मिले, एज कम्पेयर टू जिनका राहु स्ट्रांग होता है या जिनका केतु स्ट्रांग होता है। अरे ये ना उनके एक्चुअली उनके लिए ज्यादा। एक्चुअली हाँ, मैं समझ गई तुम्हारी बात कि मतलब जिनके मैलेफिक अच्छे हों वो ज्यादा स्ट्रांग है या वो है। तो वो बात है ना कि आप किस परसेप्शन से देख रहे हो। देखो अल्टीमेटली दुनिया से जब हम जाएंगे तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, है ना। हमारे साथ एक रुपया भी नहीं जाएगा, एक कपड़ा भी नहीं जाएगा, एक सोने का जेवर नहीं जाएगा। आत्मा ही जाएगी, शरीर सारा यहाँ छूटेगा। अब जो लोग राहु और शनि और इन बाकी चीजों को कह रहे हैं कि ये स्ट्रांग हो तो ये पैसा मिलेगा, ये सब वो लोग हैं जो मेटलिज्म को बिलीव करते हैं। हमेशा जुपिटर का स्ट्रांग होने से क्या मतलब है कि आपका सत्य बढ़ेगा, सात्विक तत्व बढ़ेगा, आप अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे पुण्य कमाओगे। आपके जाने के बाद आपका पुण्य आपके साथ जाएगा, जो कि पुण्य है तो हमेशा संस्कार कैरी करते हैं जन्म से जन्म, अगले जन्म में भी आपको उस पुण्य का फल मिलेगा। तो गुरु स्ट्रांग होने से आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो बेसिकली, और आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी बन रही हैं। आपको पता है, अगर एक कोई दादा दादी, ये ना जो भी जनरेशन है, उसकी जनरेशन का, उनके होने का प्रभाव उनके बच्चों पे भी होता है, उनके बच्चों के बच्चों पे होगा, आगे तक होगा। गुरु आपको स्कूल को भी सिग्निफाई करता है, कॉलेज को सिग्निफाई करता है, यूनिवर्सिटीज को, और बॉडी पार्ट में ये हम लिवर को, स्टमक को, और बॉडी के हर ग्लैंड को भी ये सिखाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हमें देखना होता है कि क्या किसी किसी की सर्जरी करके कोई ऑर्गन रिमूव हो रहा है, लाइक यूट्रस रिमूवल, है ना, यूट्रस रिमूवल लड़कियों में, लेडीज में आफ्टर सर्टेन एज फाइब्रॉइड हो जाते हैं यूट्रस में, तो फिर उनको वो यूट्रस निकालना पड़ जाता है, डॉक्टर्स निकालवा देते हैं जनरली। आफ्टर मिनोपॉज कई लेडीज का होता है ये। तो उस केस में आप देखोगे उनकी कुंडली में जिसका भी यूट्रस रिमूवल होगा, उसकी कुंडली में अवश्य जुपिटर पे अफ्लिक्शन होगा। ऐसे यूट्रस सबका रिमूवल नहीं होगा, जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा उसको मेनोपाज के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब ठीक रहेगा, है ना। और इवन लिवर, जो लोग ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, लिवर सिरोसिस हो जाता है उनको, लिवर खराब हो जाता है, कहते हैं ना लिवर लिवर खराब हो गया इसका तो, और लिवर को काट के निकालना पड़ता है। और लिवर का ये अच्छी आदत है कि उसमें जो भी हिस्सा है ना उसका अगर कट के निकल भी जाएगा तब भी वो इंसान सरवाइव कर सकता है। तो डॉक्टर लिवर सिरोसिस में सर्जरी करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रिंक करने वालों का लिवर खराब होता है, और भी कुछ इश्यू से लिवर सिरोसिस हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट जो लोग ड्रिंक करते हैं, एक्सेसिव ड्रिंक करते हैं, उन लोगों का तो बड़ी जल्दी लिवर खराब होता है। मेरे को एक केस याद आ रहा है। मेरे ऑफिस में मैं लोन फाइनेंस मैनेजर थी, हाउसिंग लोन, तो एक गाड़ी वगैरह लोन भी करती थी। तो कैनरा बैंक में, तो वो एक कपल आया लेने लोन, है ना, हस्बैंड वाइफ। तो उसने हमारे बैंक से 2 साल पहले एक लोन ले रखा था गाड़ी का, और अब वो दूसरी गाड़ी के लिए आया था। तो जब वो आया उसकी शक्ल देख के मुझे एकदम से लगा कि इसको तो कोई हेल्थ इश्यूज होगा। और उसका बड़ा अच्छा बिजनेस था और बहुत अच्छी उसकी लोन रिपेमेंट चल रही थी पिछले 2 साल से। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा मैं चेक करूंगी, क्योंकि मेरी इंट्यूशन ने मुझे बोला कि ये कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये लोन अगर इसको दिया तो उसके पेपर वेपर मैं चेक करे, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक। लेकिन मैंने उसकी वाइफ से फिर 2-3 बार और फोन कर करके बात करी कि क्या इश्यूज है, ऐसे कुछ कुछ मैंने पूछा। तो देखिए लोन तो हो गया क्योंकि बाकी सब कुछ ठीक था एज पर नॉर्म, लेकिन विद इन 6 मंथ मैंने देखा उसकी ईएमआई यानी बंद हो गई। तो जब ईएमआई बंद होती है तो एनपीए होने लग जाता है अकाउंट। तो मैंने उसकी वाइफ से पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बोला उनको ना लिवर सिरोसिस हो गया है, वो ड्रिंक ज्यादा करते थे तो वो उनका सर्जरी होनी है। अच्छा, अब मुझे तो पहले ही डाउट था, मैंने सोचा 1 साल के अंदर अगर अनलोन एनपीए हो जाता है तो फिर वो बहुत डेंजरस हो जाता है, क्विक मॉर्टेलिटी में आता है। तो फिर वो ये हो जाता है कि आपने लोन ठीक से नहीं दिया था, है ना, इंक्वायरी वगैरह हो जाती है। तो मैंने किसी तरह कोशिश करके उसका पूरा 1 साल अच्छे से चेक करके लोन चलता रहा। और आप सोचो 1 साल होने के ठीक 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई, उस आदमी की। तो तो अब बात ये है कि मेरे को भी दिख रहा था वो व्यक्ति शराब पीता था और बिजनेस वाला था, और गुड़गांव में उसका ऑफिस था। और मुझे याद है कि मुझे तो देखते ही इंट्यूटिव हुआ। तो ऐसा नहीं है जुपिटर पीड़ित हो जिसकी कुंडली में, हाँ डेथ भी हो सकती है। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को तो मैंडेटरली कुछ गुरु वंदना करनी चाहिए, बृहस्पतिवार के दान करने चाहिए, और अच्छे कार्य करने चाहिए, गलत काम ना करें, नहीं तो फिर वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कुंडली में जब भी जुपिटर को देखो तो उससे ना केवल आपको उसके स्टमक के बारे में देखना है, क्योंकि वो कारक है, ग्लैंड्स का भी कारक है,
और उसकी एजुकेशन देखिए, डिग्री लेना अलग बात होती है और ज्ञानी होना अलग बात होती है। ठीक है। तो हो सकता है कोई इंसान पीएचडी भी हो, लेकिन उसकी नॉलेज लेवल कौन बताएगा? जुपिटर बताएगा कुंडली में। तो जुपिटर का स्ट्रांग होना, अच्छा होना, अच्छा ज्ञानी बनाने का। जैसे हमारे गुरु जी की कुंडली में बृहस्पति भी उच्च का है और बुध भी उच्च का है, तो वो नॉलेजेबल भी है, डिग्रीज वगैरह भी है, और साथ में उनकी नॉलेज लेवल भी बहुत ज्यादा है, वो ज्ञान का लेवल भी बहुत हाई है ना। तो और ज्योतिष में तो उन्होंने इतना सारे रिसर्चेस करी हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो है ना, और बुक्स भी आई। तो ये सब चीजें आपको कुंडली में जुपिटर बताएगा। अब ग्रहों के दरबार में जुपिटर को मिनिस्टर माना गया है, राज पुरोहित माना गया और गुरु माना गया है। जो राजा महाराजा होते थे पुराने समय में, उनको एक ऐसा ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति चाहिए होता था, जो उनको सलाह दे, ना केवल वो रिचुअल्स वगैरह कराने के लिए, कोई मुहूर्त है, वॉर पे जाना है ना, कोई स्पेसिफिक कोई बड़ा काम शुरू करना है तो मुहूर्त निकालना है, या विवाह संबंधी कोई भी है, तो राजपुरोहित नाम से होता था। और कहीं कहीं उसको मिनिस्टर का भी दर्जा दिया जाता था। अब आप ये देखो, देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, ये तो नासा की फोटो है, गुरु जुपिटर ग्रह की रियल फोटो है, असली जुपिटर की। और ये एक पेड़ के पास मंदिर है, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि इस तरह के कपड़े हैं कि दिख रहा है कि वो ट्रेडिशनल है। और ये ग्रंथों के वो पेपर्स पड़े हैं सारे, है ना। तो ये सब चीजें क्यों ये फोटो दिखा रही है? ये एक टिपिकल जुपिटेरियन पर्सन है, ट्रेडिशनल, मंदिर के पास रहने वाला, या मंदिरों से लगाव रखने वाला, और ज्ञान की साधना करने वाला। कितनी सारे उसने ग्रंथ पढ़ी है ना, फिर भी पढ़ रहा है वो। और तो ये सब आपको जुपिटर के बारे में थोड़ा सा एक एक बेस बनाने के लिए। अब ये गुरु हैं और इनके पास शिष्य बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जिसका जितना जुपिटर स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे ज्यादा उसके शिष्य होते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि उसका ज्ञान, अल्टीमेटली वो प्रीचर है, गुरु जो है वो टीचर भी है, प्रीचर भी है। पहले इंसान टीचर बनता है, बाद में धीरे धीरे वो प्रीचिंग करेगा, जब उसका लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे। तो ये सब आपको एक कुंडली से पता चलेगा। कुंडली में अगर कलर हम देखेंगे तो ऑरेंज ब्राउन, या जो भगवा रंग होता है ना, जो हिंदुइज्म में सनातन धर्म का भगवा ऑरेंजिश कलर है, उसको माना गया जुपिटर का कलर। सप्त धातु में ये फैट और ओबिसिटी को दिखाता है। अब जुपिटर स्ट्रांग होने का मतलब ये भी है कि ऐसे व्यक्ति को मीठा पसंद होगा। जिसको जुपिटर जिसका स्ट्रांग जितना होगा, उसको मीठा पसंद आने लगेगा। हो सकता है किसी को शुरू में नमकीन पसंद हो, या खट्टा या स्पाइसी पसंद हो, लेकिन समय के साथ हमारी हमारी इच्छाएं भी बदलती है धीरे धीरे, और फिर आपको मीठा पसंद आने लग जाता है। तो वो समझे कि अब उसका ओबेसिटी भी होगी, एक तो फैट बढ़ेगा, क्योंकि शुगर ज्यादा लेगा तो मोटापा तो आएगा ही आएगा। तो जो भी जुपिटेरियन बेस्ड पीपल होते हैं प्योरली ज्यादा, वो थोड़े से ओबीस होते हैं। ओबिसिटी का पैरामीटर क्या होता है? जितना आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, उससे अगर 5 किलो ज्यादा वेट है आपका, तो वो ओबीस कैटेगरी में आ जाता है व्यक्ति। ठीक है। तो ओबीस मतलब थोड़ा सा प्लम्पी, क्योंकि वो जैसे पंडित होता है, थोड़ी सी उनकी टोन भी निकली हुई होती है, क्योंकि वो तो मीठा बहुत ज्यादा ही खाते हैं। तो वो बेडॉल नहीं कह रहे, जिसका अच्छा जुपिटर होगा वो बेडॉल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, लेकिन हल्का सा प्लम्पी होगा। ठीक है, ये याद रखना जुपिटर के लिए। और मंथ को दिखाएगा, सिंबलाइज प्रश्न कुंडली में अगर जुपिटर लग्नेश बन गया, तो समझिए कि 1 महीने में आंसर मिल जाएगा प्रश्न का। अब आपको मैं अब बताती हूँ। अभी ये वृंदावन कॉरिडोर के बारे में प्रश्न पूछा, तो उसमें धनु लगन आया था। देखिए, 1 महीने के अंदर, कल रात क्वेश्चन पूछा है, तो कल था 6 जून थी ना, 6 जुलाई तक वृंदावन कॉरिडोर बनने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न कुंडली में आ रहा था कल। जो अभी इस समय विवाद चल रहा है ना, कि ये गोस्वामी जो वृंदावन के हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बनाने देंगे, अगर हमारा ये कॉरिडोर बनाने का शुरू करा तो हम बाकी बिहारी जी को उठा के ले जाएंगे यहाँ से, वृंदावन से। तो ये मामला जो भी है ये सॉल्व हो जाएगा विद इन 1 मंथ। 1 मंथ का टाइम लगेगा सिर्फ। ये जुपिटर का धनु का लगन दिखा रहा है। अब अबोर्ड में ट्रेजर हाउस, नाउ बैंकिंग को दिखाता है जुपिटर। जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा, या तो वो अकाउंटेंसी करेगा, फाइनेंस पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा। और अगर घर है, चौथे घर में अगर धनु राशि आ जाती है, तो घर के पास कोई बैंक होगा, या कोई ट्रेजर हाउस होगा, जैसे ज्वेलरी वगैरह रखी जाती है जिसमें, चाहे वो शोरूम, मतलब जहाँ पैसा हो ज्यादा, है ना, लॉट ऑफ मनी। इवन एटीएम हो सकता है, अगर बैंक नहीं होगा तो एटीएम हो सकता है जिसमें पैसा वगैरह हो। तो ये घर से ये संबंध, क्योंकि जुपिटर धन का भी कारक है।
जुपिटर सिर्फ संतान और ज्ञान नहीं, जुपिटर तो धन भी देते हैं। जिनका जुपिटर अच्छा होगा वो धनवान भी बनेगा, मतलब एटलीस्ट इतना तो धन मिलेगा कि आप अच्छे से जिंदगी बिता सको। क्योंकि जब राजपुरोहित होता था तो वो तो गुरु होता था ना राजा का, तो राजा उसका पूरा ख्याल रखते थे, पूरा उनको सब फैसिलिटीज देते थे। ठीक है। धातु मूल जीव में ये जीव को दिखाएगा। मैंने बोला ना जीव का कारक है। प्रश्न किसके बारे में? किसी व्यक्ति के बारे में। तो जीव को दिखाएगा। जो कल कुंडली जो रात को बनी है वो धनु लगन की, वो भगवान कृष्ण को दिखा रहा है वहां पे जीव। उनका मंदिर है ना, बांके बिहारी जी का मंदिर। खैर, भगवान तो भगवान है। सीजन को देखेंगे तो हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु जो हल्की हल्की ठंड पड़ती है ना उसको हेमंत ऋतु जो होती है। शरद से पहले वाली हेमंत, शरद और फिर शिशिर आती है, ठिठुरने वाली ठंड। तो हेमंत वाला अक्टूबर के महीने को, अक्टूबर नवंबर का शुरू का हाफ मान लो। शादी की उम्र, शादी की उम्र जुपिटर हमेशा 24 साल के आसपास शादी हो जाती है जिनका जुपिटर स्ट्रांग होगा। जनरली जिनका धनु का जुपिटर होता है या मीन का जुपिटर होता है कुंडली में, चाहे वो कहीं भी हो, और या फिर सेवंथ लॉर्ड जुपिटर, तो विवाह 24 साल की उम्र के करीब होने के चांसेस होते हैं। 24वें साल में या 24 प्लस में हो जाएगा, मतलब 25 से पहले। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए जिनका लग्न जुपिटर हो। और अगर जुपिटर को बल देना है तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम तो हम बोलते ही हैं, करना चाहिए। ये मेल ग्रह है, पुरुष ग्रह है, तो इसका इसका अगर दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे तो पहली संतान पुत्र होगी। जुपिटर हमेशा मेल चाइल्ड देगा, फीमेल नहीं देता। लेकिन जुपिटर अगर इवन साइन का हो, है ना, और पीड़ित हो, तब वो फिर फीमेल दे देगा। अगर नीट एंड क्लीन जुपिटर देख रहा है पंचम को तो फिर पुत्र संतान होगी पहले, पंचम को देखेगा तो। ठीक है। प्राइमरी कंपाउंड में स्पेस को दिखाएगा, शून्य को, है ना, पंच तत्वों में। और ब्राह्मण कास्ट है इसकी, ब्राह्मण है, सात्विक है, थोड़ा सा राजसिक बीच में ऐड कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसे एक पोजीशन तो चाहिए होती है, लेकिन फिर भी सात्विक मेजरली कहलाएगा। मीठे को पसंद करते हैं, फ्रूट्स को सिग्निफाई करेंगे, जिनके पर फल आते हैं ऐसे पेड़, है ना। चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति का की दृष्टि हो, है ना, तो यहाँ पे ये फलों वाले वृक्ष होंगे पास में, घर के पास। जैसे आम के पेड़ लगे होंगे या केले का पेड़ होगा, जो फल वाले वृक्ष हैं जिसमें फल आता है। जैसे बुध जो होता है ना वो बिना फल वाला दिखाता है ना, बुध अच्छा नहीं है फॉर संतति। बृहस्पति तो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, किसी भी तरह का फल, है ना, उसके उसको दिखाते हैं। तो ये अच्छा माना गया इसको। नाउ क्लोथ्स में गोल्डन या सैफरन, भगवा कलर, गोल्ड को दिखाएंगे। जिनका जुपिटर अच्छा है वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में भी उन्हें फायदा होगा। अगर वो गोल्ड खरीदें तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो उनका पैसा बढ़ेगा, मतलब। और जेमस्टोन में ये पुखराज को, टोपाज को दिखाते हैं। हिंदी में पुखराज पीले रंग का होता है, गोल्डन येलो, और इंग्लिश में टोपाज कहते हैं। दिग्बल मैंने आपको बता दिया है, पूरब में दिग्बल ये होता है बृहस्पति। दिन में अच्छा वर्क करते हैं ऐसे लोग जिनका जुपिटर लग्नेश हो। और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, क्योंकि ये सारे शुभ शुभ साइड वाले वाइट, या ये कह सकते हैं जो बेस्ट या बेनिफिट पक्ष है ना किसी भी चीज का, उसको ये, उसमें ये बली होते हैं। अब किस किस राशि में उच्च के होते हैं? कर्क में होते हैं, लेकिन कर्क में कितनी डिग्री तक? 5 डिग्री तक याद रखना पड़ेगा आपको, सिर्फ 5 डिग्री। अगर कर्क में 6 डिग्री का बृहस्पति बैठा है तो उसको हम उच्च का बृहस्पति नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में है। ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट राशि कौन सी पड़ेगी? कर्क के ऑपोजिट पड़ती है मकर राशि, कैप्रिकॉन। तो उसमें भी फिर वही सेम डिग्री तक की नीच का होता है प्लैनेट हमेशा, तो ये 5 डिग्री तक नीच के होते हैं मकर में। मूल त्रिकोण साइन इसका धनु राशि है। धनु राशि जो फायरी साइन होता है जुपिटर का, उसमें पहला 1/3 ऑफ धनु इज द मूल त्रिकोण, यानी 10 डिग्री तक। जितने 5 पे ये उच्च के होते हैं तो 10 डिग्री तक धनु में ये मूल त्रिकोण के कहलाएंगे, बाकी उसकी स्वराशि कहलाएगी। मित्र इसके सूर्य, चंद्रमा, मंगल है। शनि न्यूट्रल है इसके लिए, और शुक्र और बुध इसके एनिमी है। अब एनिमी किस तरीके से है? क्योंकि मरकरी तो प्रिंस है और ये राजपुरोहित है, और राजपुरोहित प्रिंस को, राजकुमार को डांटते हैं कि भाई आदत सुधारो, टाइम से उठो, टाइम से काम करो। और बुध को लगता है कि मैं तो राजकुमार हूँ, ये तो मेरे पिता के नौकर ही है, वो तो उन्हें उस तरह से सोचता है। तो ये दोनों, अच्छा, दोनों अपनी नॉलेज और स्किल में बहुत वो होते हैं। तो बुध को लगता है मैंने बहुत, मेरे में तो नेचुरली गॉड गिफ्टेड है सब चीजें। और गुरु को ये ईगो होती है कि मैंने तो इतना शास्त्रों का अध्ययन करा है। तो
गुरु ईगो को भी दिखाते हैं। कुंडली में लगन और सप्तम पे जब जुपिटर और मार्स की अगर दृष्टि हो, या सूर्य और बृहस्पति भी हो, तो ये ऐसे लोगों का विवाह खंडित हो सकता है बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज। जुपिटर ईगो बहुत देते हैं। जुपिटर की दशा में इंसान के अंदर का अभिमान बढ़ जाता है, ये भी देखना आप। और इसके तीन एस्पेक्ट हैं। सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, पूर्ण दृष्टि। पांचवी और नवीं, यानी अपना जहां भी बैठेंगे वहां से पांचवी, पांचवें घर को और नवें घर को भी ये देखेंगे। अब ये बृहस्पति के रिजल्ट्स कुंडली में किस किस घर में बैठेंगे तो क्या होंगे, ये आप पढ़िएगा। अब हम इंदिरा गांधी जी की कुंडली में बृहस्पति का रोल देखेंगे। इससे पहले कोई प्रश्न है तो आप बताओ अनम्यूट करके। मैम जो आप मूल त्रिकोण में मैं वो बता रहे थे जुपिटर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दोगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट में, कि कैसे मूल त्रिकोण का जुपिटर जो बोल रहे थे, जो स्लाइड पे लिखा हुआ हाँ, था। मूल त्रिकोण का मैंने आपको बोला, ये धनु राशि देखो, ये धनु राशि मैंने बोला है यहाँ पे। मूल त्रिकोण मतलब फर्स्ट वन थर्ड ऑफ धनु। 30 डिग्री की एक राशि है ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो जी उसका मैम। वन थर्ड क्या हुआ, हाँ, 10 डिग्री हुआ। वन थर्ड टेन मतलब डिग्री 10 डिग्री। तो 10 डिग्री मूल त्रिकोण में गुरु कहलाएगा। मूल त्रिकोण मतलब 1 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक का अगर बृहस्पति धनु का है किसी की कुंडली में, तो कहेंगे कि वो मूल त्रिकोण का बृहस्पति है। जैसे यहाँ पे देखो, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में जुपिटर टॉरस राशि का है, लेकिन अगर टॉरस की जगह यहाँ बैठा होता, जैसे ये राहु है, इसकी जगह जुपिटर होता 9 डिग्री का, तो मैं क्या बोलती, ये जुपिटर मूल त्रिकोण का जुपिटर है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो जुपिटर तो टॉरस में बैठे हैं, यहाँ पे धनु में तो राहु बैठे हैं 9 डिग्री के, और साथ में शुक्र भी बैठे हैं यहाँ पे छठे घर में, है ना। तो ये तो खैर, ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली में ये जो कॉम्बिनेशन है, इसने ही इनका विवाह एक पराये धर्म के व्यक्ति से कराया। मतलब इंटर रिलीजन हो गया, राहु आ गया तो आउटकास्ट हो गया ना, इंटर हाँ, रिलीजन। हाँ, आउटकास्ट ही कह लो, या जो भी मुस्लिम धर्म या जिससे थे उनके हस्बैंड फिरोज गांधी, तो वो दिखा रहा है ये। और ये शुक्र के साथ क्योंकि युति है, देखो शुक्र प्रेम विवाह दिखाता है। शुक्र राहु जो है वो टुगेदर दे आर मेकिंग ए लव मैरिज, है ना। वो किसी माता पिता ने नहीं करा था उनका, वो करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिताजी को कह दिया था, नेहरू जी को, कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं उनके साथ भाग जाऊंगी, मैं तो करूंगी ही करूंगी। आप अगर अपनी सहमति से करा दो विवाह तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो उनके साथ ही शादी करूंगी। तो फिर फाइनली मैम गांधी, पर विवाह का तो घर सातवां होता है ना, हस्बैंड के बारे में सातवां घर बताता है ना। हस्बैंड का अगर सातवां है तो, लेकिन कुंडली कुंडली में अगर विवाह देखना है तो सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और कारक वीनस को देखेंगे हम। ठीक है, तो सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड को देख लो आप। सेवंथ हाउस में चंद्रमा बैठा है मकर राशि में। तो मकर क्या है, मकर शनि की राशि है, लोअर क्लास। उनके नौकर का बेटा था वो, जो विनोद गांधी जी थे, वो नेहरू जी के जो उनके घर के जो केयर टेकर थे, कोई कोई नाम था उनका, खान करके, उनके बेटे थे फिरोज गांधी। तो जब पिता पिता नौकर है तो उनका बेटा भी घर में हेल्प वेल्प करा देता था। और वो बिकॉज गुड लुकिंग था, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठा है तो गुड लुकिंग बना रहा है पति इसको, इनके पति को। तो ये भी घर में, मदर बीमार रहती थी तो वो दवाई ववाई लेके आते थे और केयर करते थे सारी चीजें इनकी मदर की। तो उनको देख देख के धीरे धीरे इनका आपस में इनका मित्रता हो गई, और फिर प्रेम विवाह हुआ। क्यों, क्योंकि विवाह का कारक में राहु का प्रभाव है, बिल्कुल प्योरली, है ना। और उस समय दशा भी इनकी वही थी। 1942 में इनकी मैरिज हुई है, 26 फरवरी को 1942। यहाँ पे दशा तो ये वीनस वाली दिखा रही है, वो मैं आपको दशा पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। बट अब इनकी कुंडली में ये चीज समझो, सॉरी, यहाँ पे इनकी कुंडली में ये चीज समझो कि यहाँ जुपिटर और वीनस एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। ये एक परिवर्तन योग है। टॉरस राशि का स्वामी वीनस है, जुपिटर यहाँ बैठे हैं, और यहाँ जुपिटर की राशि में वीनस बैठ गए, तो ये परिवर्तन योग बना रहे हैं। इंदिरा गांधी जी का जन्म जो हुआ है वो एक तो एक महाभाग्य योग होता है। महाभाग्य योग में आपको योग मैम पढ़ा, परिवर्तन से क्या हुआ? मैम परिवर्तन योग से बता क्या रही बना हूँ। इनका? हाँ, बता रही हूँ, महाभाग्य योग भी है इनकी कुंडली में, और 3 परिवर्तन योग हैं। इन 4 योगों ने, महाभाग्य प्लस 3 परिवर्तन योगों ने इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पहला परिवर्तन योग जुपिटर वीनस का मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा परिवर्तन योग शनि और चंद्रमा एक दूसरे के घर में बैठे हैं। और तीसरा परिवर्तन मंगल और सूर्य एक दूसरे के घर में बैठे हैं। ठीक है। ये 3 परिवर्तन योग क्या दे रहे हैं इनको, इन घरों को जोड़ दिया आपस में। अब आप समझो, छठे घर का संबंध हो गया है 11वें घर से। ठीक है, 6 और 11 का संबंध,
इसका मतलब है कि अपने शत्रु या जो भी आपके अगेंस्ट होंगे उनके ऊपर विक्ट्री मिलेगी। तो इनके अगेंस्ट इन्होंने जो चाहा मनमानी, चाहे वो अपना विवाह करना था, चाहे बाद में इनको जब प्राइम मिनिस्टर बन गई थी तो लोग इनको गूंगी गुड़िया कहते थे, और इनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, इन्होंने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को हरा दिया। सबको, किसी को मतलब किसी तरह से टैकल कर लिया, किसी को कैसे कर लिया। ये छठा और 11वें घर का जो एक्सचेंज है ना, ये दिखा रहा है कि इन्हें विक्ट्री मिलेगी। और इन्होंने वो किया, और फाइनली इमरजेंसी भी लगा दी थी। और बाद में आप सोचो, इमरजेंसी जब लगा दी थी तो उसके बाद फिर से 3 साल बाद फिर से आ गई है, 77 तक वो रहा, फिर 80 में तो फिर से आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गई। तो ये जो 6-11 का है, ये परिवर्तन युग दिखा रहा है। दूसरा, लगन और सप्तम में जो एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित है शनि से। लगन में शनि बैठा है और लग्नेश पर शनि की दृष्टि है, और शनि यहाँ पे 7th लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे विवाह तो हो गया, प्रेम विवाह, लेकिन पति के कारण ही इनको डिप्रेशन रहा। और फिर चंद्रमा, क्योंकि माँ का कारक है, तो माँ भी बीमार रही। ये परिवर्तन योग दिखा रहा है कि मदर भी बीमार रहेंगी, और बाद में मदर के जाने के बाद जो इनकी लाइफ में डिप्रेशन का कारण होगा वो पति ही होगा, इनका हस्बैंड ही होगा। और वो हुआ, है ना। फाइनली ये 7 इयर्स बाद ही शादी के छोड़ के आ गई थी अपने पिता के घर। 42 में शादी हुई थी, 49 में ये वापस अपने पिता के घर, लखनऊ में रहते थे पहले ये लोग, और बाद में फिर 49 में दिल्ली आ गई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने लग गई थी पिताजी के साथ। राजीव गांधी और संजय गांधी उस समय तक पैदा हुए थे, 7 इयर्स में। 44 में राजीव गांधी हुए और 46 में संजय गांधी हुए। और जब वो 49 में 3 साल के थे संजय गांधी, और 5 साल के थे राजीव गांधी, दोनों बच्चों को लेके वो अपने पिता के घर आ गई, मायके। और उसके बाद सेपरेटेड ही रही। कभी कभी वो आते थे फिरोज गांधी लखनऊ से, और बाकी समय अलग। देखो, डाइवोर्स उस जमाने में आसान बात नहीं थी, डाइवोर्स नहीं होते थे। आज की डेट में तो डाइवोर्स लोग 6 महीने में, साल भर में ले लेते। लेकिन उस जमाने में 1947 में इंडिया आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, और 49 में वो आई। तो उस समय भी उन्होंने सोचा तो होगा विवाह, मतलब डाइवोर्स लेके शादी करने का। लेकिन बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, और सारी दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पूरा भारत क्या कहेगा, उनकी पॉलिटिकल आगे करियर में प्रॉब्लम हो जाती है अगर बेटी दम डाइवोर्स ले लेती। मैम ऑब्वियस, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहाँ से देखे? जो उनके इतना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चले वो कौन से हाउस से देखेंगे? वो भी बता देती हूँ। अब यहाँ पे मंगल और सूर्य का भी देख लो, ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये दिखा रहा है कि पिता एक प्रभावशाली फैमिली से होंगे। एक तो मंगल देखो लियो राशि का है, फैमिली रॉयल फैमिली में पैदा हुई है ये, और खूब पावरफुल है। पिता भी पावरफुल, पिता देखो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इस योग से दिख रहा है ना, पिता प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैम ठीक है। यहाँ किस पिता का योग से दिख रहा कनेक्शन है मैम? कैसे देखना? हम्म। क्या? मैम पिता पिता का तो कनेक्शन 9th हाउस से देखते हैं ना। पिता कैसे? पहले सूर्य कारक भी तो है पिता का, 9th हाउस, 9th लॉर्ड, और सन से देखेंगे हम 9th हाउस को। ठीक है। अच्छा हो गया ये, ठीक 9th है। हाउस में मीन राशि है। मीन हाँ, राशि यानी कि और मीन राशि जुपिटर। का पूरा प्रभाव मिलेगा। अब मीन राशि का स्वामी कहाँ गया, अपने से तीसरे में गया है, लगन से 11वें में गया है। और ये किसके साथ उसमें है एक्सचेंज में, वीनस के साथ, जो कि कौन सा लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है, 4th एंड 11th लॉर्ड। 4th और 11 के साथ 9th हाउस को जोड़ दिया ना इसने, तो 4th हाउस से पोजीशन है, सिंहासन है। 11th हाउस गेन है। तो पिता को सिंहासन मिलेगा और गेन करेंगे वो, ये देखो, 4, 9, 11 का कनेक्शन। तो पिता को तो गेन होगा, इनके जन्म से तो और पक्का हो गया कि पिता प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इन्हें तो 42 में पैदा हुई, आजादी तो 47 में मिली थी। और सॉरी, ये तो 1917 में पैदा हुई, उसके 30 साल बाद आजादी मिली है। तो इनकी कुंडली में योग दिख रहा है कि इनके पिता बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। और ऑब्वियसली मैम नेहरू मुझे नहीं समझ नेहरू आ जी रहा की है। कुंडली में भी अच्छे योग हैं, तभी तो वो बने। सरदार पटेल को नहीं बनाया, और दूसरे इतने सारे लोग थे जो बड़े अच्छे थे, बट उनको नहीं बनाया किसी को। तो ये तो भाग्य कहते हैं ना, ये जो 3 परिवर्तन योग और एक महाभाग्य योग। आपने पूछा नहीं महाभाग्य योग कौन सा बन रहा है इसमें। मैम मुझे ये समझ में ही नहीं आया, ये कैसे एक दूसरे के घर में ये बैठा, वो चीज नहीं समझ आई। जब कोई ग्रह एक दूसरे की राशियों में बैठ जाते हैं, जैसे धनु राशि जुपिटर की है, टॉरस राशि वीनस की है, तो ये दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए, नहीं बैठ गए। हाँ इसका मतलब, ऑपोजिट बैठ गए, हाँ देखो ठीक है। अब तुम देखो स्वाति, तुम अंजलि के घर में बैठ जाओ, और अंजलि तुम्हारे घर में बैठ जाए अगर, तो तुम दोनों एक दूसरे के घर में हो गए। तो तुम एक दूसरे के एक दोस्त हो गए ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घर में हैं।
हम्म। क्योंकि तुम्हें पता है भाई वो मेरे घर में है ओके। और तुम उसके घर में हो, तो तुम एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं जाओगे। एक दूसरे को कहोगे ना कि ठीक है तुम मेरे घर का ध्यान रखो, मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखता हूँ और हम लोग मिलके काम करेंगे आगे, है ना, क्योंकि तुम्हारी पोस्टिंग हम्म। ऐसी हो गई है। तो अब ये सेम चीज यही है कि जुपिटर वीनस एक दूसरे के घर में, वैसे ही नेचुरली तो मैं एक दूसरे के विरुद्ध है, क्योंकि जुपिटर देवताओं के गुरु है, शुक्र जो है वो असुरों के गुरु है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है प्योरली दोनों एक दूसरे की राशि में, और वो 6th और 11th में है। 11th हाउस गेन का हाउस है, हाउसेज में आपने पढ़ा था 11वां घर जो होता है गेन कराता है, और छठा घर जो होता है डेब्ट एनिमी डिजीज होता है ना, स्ट्रगल होती है हर तरह की। तो जब ये दोनों घरों का संबंध अपना आपस में आ गया, तो अब ये डेब्ट एनिमी डिजीज में गेन, इससे जीत कर गेन होगा। इनसे विरुद्ध विरुद्ध तो होंगे लोग आपके, ऐसा तो नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन उनको आप हरा लोगे और हरा के आपको जीत मिलेगी। ये दिखा रहा है ये योग। तो इसी तरह इसमें ये फादर मंग का लिंक कैसे आ हाँ, रहा है? इसमें फादर का लिंक कैसे आ रहा है कि फादर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्योंकि जुपिटर 9th लॉर्ड है ना, यहाँ पे 9th लॉर्ड। हाँ, नाइन्थ ऑर्डर। पर नाइन्थ लॉर्ड होने से क्या हो गया? अगर नाइन्थ लॉर्ड है तो क्या हो गया? 9th लॉर्ड क्योंकि 4th लॉर्ड वाला जो भी है, 4th लॉर्ड सिंहासन है, और 4th 11th लॉर्ड भी गेन है। तो 9th हाउस का संबंध 4th और 11th के साथ हो गया। यहाँ दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट देख नहीं रहे हैं, जबकि हम तो देख बोलते हैं कि दृष्टि पड़ेगी तो संबंध बनेगा। यहाँ पे वो एक दूसरे के घर में बैठ गए, इसलिए संबंध बन गया। नहीं मैम, जैसे आपने सेकंड हाउस मंगल बताया, सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, ठीक। अरे और फिर मंगल और आपने कहा, सूर्य को बाद में देखो, मैंने तुम्हें 3 एक्सचेंज बताए हैं, 3 परिवर्तन योग बताए हैं, उन तीनों का अलग अलग फल है और तीनों अलग अलग फल में अच्छा बता रहे हैं। एटलीस्ट ये दोनों एक्सचेंज जो है सन और मार्स पिता के लिए दिखा रहे हैं अच्छा, और ये जुपिटर जो है 9th लॉर्ड है ये भी एक्सचेंज में है, तो ये दोनों तो पिता के लिए बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। ये जो तीसरा एक्सचेंज है वो सिर्फ इनको नेगेटिव दे रहा है, जो कि मदर को इनकी प्रॉब्लम रही, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा एक्सचेंज नहीं है ज्यादा। फिर भी यहाँ पे जुपिटर यहाँ मून को देख रहा है यहाँ पे भी, तो जुपिटर अपनी नवी दृष्टि से मून को देख रहा है, तो एक सेविंग ग्रेस थोड़ी सी तो दी कि उनकी मदर थोड़े समय तो जिंदा रही, और इतनी जल्दी मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो पहले ही मृत्यु हो जाती अगर ये जुपिटर ना दिखता। क्योंकि ये जुपिटर अपने अंदर वीनस का भी बल लिए हुए है, और वीनस यहाँ पे 4th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड। तो ये दोनों के सिग्निफिकेशन को कनेक्ट कर रहा है जुपिटर 9th के साथ। 9th इज लक ऑल्सो, है ना, पिता ऑल्सो। इस तरह से आपको कनेक्शन बनाना है। अब महाभाग्य योग के बारे में सुनो। महाभाग्य योग तब बनता है जब अगर लड़की का जन्म हो, किसी बच्ची का हो, और उसका जन्म रात्रि का हो। देखो इनका जन्म हुआ रात को 11:11 में, ठीक है। और तीनों लगन जो हैं चंद्रमा देखो ये कर्क लगन है, इवन साइन हो अगर, मेन लगन इवन साइन, सूर्य लगन इवन साइन, ये स्कॉर्पियो इवन साइन। और फिर तीसरा लगन है हमारा सन मून, मून किस में है, इवन साइन मकर में। तो जब तीनों लगन आपके इवन साइन हो और रात्रि का जन्म हो लड़की की कुंडली में, तो वो महाभाग्य योग होता है। और इसका ऑपोजिट है पुरुष। अगर बच्चे का लड़के का जन्म है और दिन का जन्म हो, और तीनों साइन जो है लगन, सूर्य लगन चंद्र लगन, अगर ऑड साइन हो, यानी कि अगर यहाँ 5, 9 और 11 हो जाता, और दिन के 11:11 होते और ये लड़का होता, तो भी ये प्राइम मिनिस्टर बनने का योग बन जाता, महाभाग्य योग। मतलब अकेले महाभाग्य से नहीं बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो अपने आप में लक का लॉर्ड है। मतलब देखो ना, आप जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, है ना, ये नेहरू जी के बाद वो बने थे, और फिर इतने सारे सीनियर लोग थे, कांग्रेस ने किसी को नहीं बनाया, सीधा इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जबकि वो इतनी यंग थी, इतना उन्हें नॉलेज भी नहीं थी, बस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थोड़े समय रही थी, 1 डेढ़ साल। बाकी टाइम तो वो, उनको नॉलेज भी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी उनको बना दिया। तो ये महाभाग्य योग और ये तीनों परिवर्तन योग जो है ना, इन चारों ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया इंडिया की। तो जिसकी कुंडली में अच्छे योग होंगे, वो अपना पिछले जन्म का प्रारब्ध तो अच्छा लेके ही आ रहा है ना, तभी तो उसको मिल रहा है वो फल। अब यहाँ पंचम भाव जो पिछले जन्म का है घर, वही तो बन रहा है एक एक बड़ा योग। जुपिटर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया इसके साथ, क्योंकि जुपिटर देख रहा है पंचम को भी। तो ये सारे योग सब कनेक्ट हो रहे हैं इनके, और फिर इनको दशाएं भी अच्छी अच्छी मिल गई उस समय। तो भाग्य इसी को तो कहते हैं कि समय पे आपको अच्छी दशा मिल जाए, कुंडली में अच्छे योग हो, तो फिर आपको गोचर भी कभी ना कहीं वो दे ही देगा, किसी ना किसी उसमें कनेक्ट हो ही जाएगा।
मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इनके बताओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे अष्टमेश देखो, ये देखो अष्टमेश जो है मैम पहले शनि, हाउस कौन सा देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए? 8वें घर से स्कैंडल और छुपे हुए वो देखेंगे। मंगल जो पंचमेश है वो अष्टम को देख रहा है, और अष्टमेश लगन में बैठा है। ये अपने आप में कॉम्बिनेशन हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। फिर इन दोनों के साथ वीनस भी देखो राहु के साथ बैठा है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप दिखाएगा ये वीनस। क्यों? क्योंकि ये धनु का जुपिटर वीनस है। डुअल साइड में वीनस जब होगा, और अगर वो शुभ दृष्ट नहीं है, पीड़ित है, यहाँ राहु के कारण ये शुक्र पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति फिर झिझक नहीं करेगा अफेयर्स करने में। क्योंकि उसको अपनी अपने शरीर शरीर और सेक्स और जो भी उसकी नीड है फिजिकल, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए वो डरेगा भी नहीं, रिबेलियस हो जाएगा ना। ये रिबेल दिखा रहा है राहु का बैठना। राहु आपको अनकन्वेंशनल बनाता है, आपको रूढ़ियां तोड़ के, आपको सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसको हटा के आगे कहता है भैया पहले मेरी इच्छा पूरी करो। तामसिक ग्रह है ना राहु, तो वो बड़े लेवल पे कर सकता है, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं यहाँ पे फिर। ये मल्टीपल हुए उनके अफेयर। और उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उनका लग्नेश देखो ना शनि से पीड़ित है, अष्टमेश से। वो दुख भी तो झेला है ना उन्होंने, जो दुख झेला तो फिर ऑब्वियसली वो रिबेल करके कि मुझे, वो गाना ना क्या, क्या दुनिया ने हमको दिया, क्या दुनिया ने हमसे लिया, क्या हम हम सबकी परवाह करे क्यों, दर्द हमारा लिया क्या, ऐसे करके गाना है। तो उस गाने का ये सिंपल यहाँ दिख रहा है। चंद्रमा जो है इमोशंस का कारक, उनका लगन है, शरीर है। तो यहाँ डिप्रेशन जो दिख रहा है, 7th and 8th लॉर्ड का पीड़ा देना। और वैसे भी कर्क और मकर लगन, ये जो होते हैं ना आमने सामने एक्सिस, ये एक्सिस वालों का वैवाहिक जीवन तो सुखी नहीं होता ज्यादा। देखो भगवान कृष्ण का भी, भगवान राम का भी कर्क लगन है, और उनका भी देखो शादी पहले तो हुई तो वो वनवास मिल गया, और फिर वनवास के बाद फिर वो जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो वो फिर उनको वन में छोड़ के आना पड़ा। साथ रह रह कितना पाते हैं, नहीं रह पाते ऐसे लोगों का। लाइफ में बहुत अच्छा नहीं रहता। यहाँ तो खैर पीड़ा भी है, शनि से भी पीड़ा है, तो मन भी दुखी हो गया, और ऑब्वियसली फिर वो रिवेंजफुल हो गई, विंडिक्टिव हो गई। और फिर उन्होंने बहुत ही सारे जो भी उन्होंने करे, जो भी कार्य, वो आपको पता ही है उसके बारे में क्या बोलूं। ठीक है, ये हम अभी D1 से देख रहे हैं। इस चीज को हम D9 में भी देखेंगे जब आप डिविजनल चार्ट पढ़ोगे, और फिर दशाओं से भी देखेंगे जब आप दशा पढ़ोगे। तब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। अभी तो सिर्फ बेसिक बेसिक हम कर रहे हैं, तो अभी तो हम सिर्फ गुरु ग्रह के बारे में हमने अभी देखा, एक एग्जाम्पल। और ऐसा नहीं है, ये गुरु इनके पंचम को भी देख रहा है, सूर्य को देख रहा है, बुद्धि बुद्धि के कारक बुध को देख रहा है। तो ये इनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बना रहा है यहाँ पे, है ना। आनंदमयी माँ के आश्रम में ये जाती थी, और पहले रविंद्रनाथ टैगोर के शांतिवन में ये पढ़ी थी। और ये जुपिटर का यहाँ दिख, लेकिन ये जुपिटर वक्री भी है। ये जुपिटर ऐसा नहीं है कि नीट एंड क्लीन है, ये वक्री होने से क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं कभी कभी वियर्ड बिहेवियर हो जाता है। क्योंकि ये रेट्रोग्रेड जुपिटर है, वीनस की राशि में है, और ये गुस्से में रिबेल करने के कारण, ये छठे घर का ये जो जुपिटर राहु वीनस है, उसका इन्फ्लुएंस में फिर ये कुछ ऐसे डिसीजन भी लेती हैं। इन्होंने कई सारे साधुओं के ऊपर जो गौ रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, आई थिंक कब की बात है मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी, मारे गए थे कुछ साधु। और उसके बाद इनको श्राप मिल लग गया था कि अब आपकी संतति भी मरेगी और आप भी मरोगे। और वही हुआ, पहले संजय गांधी की डेथ हुई 80 में एयर क्रैश में। उसके बाद इंदिरा गांधी की खुद डेथ हो गई, असैसिनेशन। और उसके बाद राजीव गांधी की भी डेथ हुई, कितनी खराब। तो वो जब कोई संत को कभी कोई तंग करोगे ना, तो संत का जो श्राप होता है, जो आह निकलती है, वो फिर आपको छोड़ती नहीं है। और वो इनके साथ हुआ फिर ये। तो ये तो कुंडली तो बहुत सारी, तभी तो ये कुंडली तो आपके पास पक्का होना चाहिए। इंदिरा गांधी की कुंडली से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे योग है। यहाँ असैसिनेशन का भी योग है। अष्टमेश लगन में हो और लगन पाप कर्तरी में हो, यहाँ मंगल बैठा है या केतु बैठा है, अष्टमेश लगन में है, तीनों पाप ग्रह हैं ये आपके अगेंस्ट विरुद्ध एक षड्यंत्र भी दिखा रहे हैं। और आपकी मृत्यु जो होगी वो हिंसक मृत्यु होगी, नॉर्मल डेथ नहीं होगी। इट कैन बी ए टेररिस्ट अटैक, इट कैन बी ए कि डकैत घर में आ गए उन्होंने मार दिया, या आपके किसी शत्रु ने आपका मर्डर कर दिया, ये सब मैम ये कॉम्बिनेशन। तो प्रिडिक्शन से पता चल जाता है, तो इन्होंने बचाया नहीं जैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो ये।
तो ऐसे कई ज्योतिष को, मैं ये तो ज्योतिष मानते थे, तो इन्होंने प्रिडिक्ट कराया होगा, तो बच नहीं सकते ऐसे योग की कुंडली उनको हो तो। पता था, उनको पता था कि मेरी मृत्यु ऐसी है। आपको नहीं पता कि उनको पता था? उनके पास तो इतने सारे पंडित थे, वो कौन कौन थे, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहे। लेकिन जब जब जिसको पता हो ना कि ऐसे ही मृत्यु है, तो ऐसा बंदा और ब्रूटल हो जाता है, और वायलेंट हो जाता है। फिर तो वो कहता है कि ठीक है, जितने साल है मैं तब तक तो अपना वो कर लूं, मनमानी जो मेरे को करना। तो इनको पता था। और आप इनके भाषण सुनो, मृत्यु से जस्ट पहले वाले, इन्होंने खुद बोला है कि मेरी क्या, मेरे खून का एक एक कतरा भी जो होगा तो वो यहाँ भारत के लिए करेगा कार्य। शी वॉज नोइंग दिस ऑल दिस थिंग, तब पता था उनको। लेकिन ये बचा नहीं जा सकता इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ दृढ़ कर्मा है, ये दृढ़ कर्मा। क्योंकि यहाँ पे इन किसी के ऊपर भी जुपिटर की दृष्टि नहीं है, ये देखो। अगर कहीं से भी जुपिटर की दृष्टि होती इन तीनों में से किसी ग्रह पे, तो किसी तरह बच जाती। अब ये तो दिख ही रहा था, मृत्यु तो होनी है वॉयलेंट, और हुई। उम्र 69 या 68 की थी शायद उनकी, जब 1984 में डेथ हुई, 84 में मर्डर, असैसिनेशन हुआ। और तो मैम दृढ़ कर्मा क्यों बोला आपने, किस वजह से बोला दृढ़ कर्मा? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं दिख रहा ना। बृहस्पति की दृष्टि होनी है, अमृत की दृष्टि पड़ेगी, तब तो आप जी पाओगे। ये तो भोगना ही पड़ेगा कर्म फल। अष्टम से आपकी आयु देखते हैं, अष्टम में लगन में आ गया, एनिमिकल है कर्क राशि इसके लिए, शनि के लिए। और मंगल और केतु ने पाप कर्त्री बना दिया, एक घर आगे मैलेफिक और एक घर पीछे।